सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या सीज फायर के बाद महासंग्राम होगा। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और खबर यह है कि देशद्रोह के आरोप में यूक्रेनी वार्ताकार की हत्या हो गई है। यूक्रेनी सेना ने अपने ही नेता को मार डाला है। रूस के साथ बातचीत में शामिल था डेनिस क्रीव। यूक्रेन की सेना ने डेनिस क्रीव की हत्या कर दी है। डेनिस क्रीव पर रूस के लिए काम करने का आरोप लगा था। यूक्रेनी नेता डेनिस क्रीव की यूक्रेन की सेना ने ही हत्या कर दी है, यानी अपने ही देश के नेता डेनिस क्रीव की यूक्रेन की सेना ने हत्या कर दी। और उसकी वजह यह है कि आरोप यह लग रहा था डेनिस क्रीव पर कि वो रूस के लिए काम कर रहे हैं। और आज यूक्रेन रूस युद्ध का 10वां दिन है। आज पहली बार 2 जगह पर रूसी सेना ने कुछ घंटों के लिए सीज फायर किए, लेकिन यह सीज फायर युद्ध का अंत नहीं है बल्कि महासंग्राम की शुरुआत है। अभी तक ऐसा ही हुआ है कि जब जब रूस शांत या धीमा पड़ा है, अगला हमला ज्यादा जोरदार हुआ है। युद्ध का 10वां दिन, प्रचंड प्रहार जारी। रूस रुकने को, यूक्रेन झुकने को नहीं तैयार। 2 शहरों में पहले सीज फायर, अब होगा महासंग्राम। रूस यूक्रेन युद्ध रुकता नहीं दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कीव सहित कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। युद्ध के 10वें दिन जहां देखिए तबाही ही तबाही है। राजधानी कीव बर्बाद हो चुका है। लगातार विस्फोट हो रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। रूस लगातार मिसाइलों से हमले कर रहा है। हालात संभलना तो दूर, बिगड़ते ही जा रहे हैं। बेलारूस में रूस और यूक्रेन की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक बात पर सहमति बनी थी कि रूस की सेना यूक्रेन के नागरिकों को निकलने का मौका देगी। इसलिए आज रूस ने कुछ घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। मारियोपोल, वोल्नोवाखा में लोगों को निकालने के लिए सीज फायर किया गया है, लेकिन यह तय है कि सीज फायर खत्म होते ही रूस अपने हमले और तेज कर देगा। बीते 10 दिनों में रूस ने कभी भी यह संकेत नहीं दिया कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा। बातचीत की बात भी की तो अपनी शर्तों पर। नेटो हो या अमेरिका, सभी चुपचाप देखते रहे। बीते 10 दिनों में रूस ने यह भी दिखा दिया कि वो जब हमले कम करता है तो अगले बड़े हमले की तैयारी कर रहा होता है। युद्ध के 10वें दिन भी लगातार रूस यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने अगर आज रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया तो इरपिन में रूस ने बड़ा हमला किया है। चेर्निहिव पर भी रूस आज लगातार हमले कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सीज फायर युद्ध खत्म होने के संकेत हैं? तो यह सोचना गलत होगा, क्योंकि अभी तक तो जो रणनीति रूस ने अपनाई है उससे यही दिखता है कि सीज फायर के बाद रूस फिर से और बड़ा हमला करेगा। 64 किलोमीटर लंबा रूस का काफिला लगातार कीव पर कब्जे के लिए बढ़ रहा है और जैसे ही कीव पर कब्जा होगा शायद ये युद्ध खत्म होता दिखेगा, क्योंकि अब नेटो पूरी तरह से यूक्रेन का साथ छोड़ चुका है और ज़ेलेंस्की शायद अब ज्यादा देर तक रूसी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से अमित प्रकाश, शिवांगी ठाकुर, अनस मलिक के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन सबके बीच एक अच्छी खबर भी है, और खबर यह है कि यूक्रेन के खार्किव में ऑपरेशन गंगा सफल रहा है। यूक्रेन के खार्किव से सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है, यह कहना है विदेश मंत्रालय का। जी हां, विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभी सुमी से भारतीयों को निकालना प्राथमिकता है, लेकिन खार्किव से भारतीयों को निकाल लिया गया है और ऑपरेशन गंगा सफल रहा है। सुमी से भारतीयों को निकालना मुख्य मकसद है और प्राथमिकता है, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। We'll be trying to contact those who happen to be still in Ukraine, and I think the embassy will try to contact them. I mean, apart from those who have already registered, etc., because I think a lot of movements happen. But as I said, I don't think there are too many left, apart from the Sumy and that area. That we are separately looking at. Moving on to Kharkiv, there are some positive development in terms of what we understand is that almost all Indians have now left Kharkiv city. That's certainly a very positive development. As you know, this was an area of considerable concern for last few days. So that's something positive movement. बढ़ते हैं आगे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत में 10वें दिन भीष्म घायल होकर बाण शैया पर लेट जाते हैं। यह महाभारत युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। रूस यूक्रेन युद्ध का भी आज 10वां दिन है। आज रूस यूक्रेन ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमले किए। आज नेटो को लेकर भी ज़ेलेंस्की नाराज हुए। बीते 10 दिनों में युद्ध में काफी कुछ हो चुका है, तो क्या आज के बाद युद्ध में टर्निंग पॉइंट आने वाला है? बीते 10 दिनों के युद्ध का दशावतार आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का है ये दशावतार। 10 दिनों में लाखों लोग बेघर, अरबों खाक। यूक्रेन हुआ बर्बाद, दुनिया देखती रही तमाशा। रूस ने दिखाया दम, बाइडेन जॉनसन बेदम। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। बीते 10 दिनों में इस युद्ध में सब कुछ हुआ। कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट का खतरा पैदा हुआ, तो कभी हेलीकॉप्टर गिरे, कभी एक के बाद एक लगातार कई मिसाइलों के हमले हुए, तो कभी टैंक ब्लास्ट होते हुए दिखे। हर पल परमाणु हमले का अंदेशा होता रहा। वहीं परमाणु हमले जितना खतरनाक वैक्यूम बम के धमाके का दावा किया गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि अभी तक रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया है। आपको बीते 10 दिनों में युद्ध में क्या क्या हुआ वो बताते हैं। 24 फरवरी महायुद्ध का पहला दिन। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और 25 शहरों पर कब्जा कर लिया। लगातार एक के बाद एक कई मिसाइल से हमले किए गए। 25 फरवरी महायुद्ध का दूसरा दिन। रूस ने हमला तेज किया और कीव के बाहर यूक्रेन के रणनीतिक एयरपोर्ट पर रूसी सेना का कब्जा हो गया। रूसी सेना ने 200 से ज्यादा लड़ाकू हेलीकॉप्टर को युद्ध में उतार दिया। ये कीव की एक रिहायशी इमारत के एक हिस्से में आग लगी है। 26 फरवरी महायुद्ध का तीसरा दिन। इस दिन दो बड़ी ऐसी तस्वीरें आईं जो युद्ध की भयावहता को दिखा रही थीं। एक तरफ कीव के एक रिहायशी इलाके में एक बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला हुआ और बिल्डिंग का वो पूरा हिस्सा तबाह हो गया। वहीं दूसरी ओर रूसी टैंक ने एक कार चालक को कार सहित कुचल दिया। 27 फरवरी महायुद्ध का चौथा दिन। रूस और यूक्रेन महायुद्ध के चौथे दिन, जहां एक ओर रूस यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हुए, वहीं दूसरी ओर लगातार रूस की ओर से हमले जारी थे। कीव रोवेंकी में ऑयल डिपो में धमाका हुआ। रूसी सेना पर यूक्रेन ने ड्रोन से बड़ा हमला किया। 28 फरवरी महायुद्ध का 5वां दिन। इस दिन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। रूस परमाणु हमले की तैयारी करने लगा था। रूस की एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गईं और न्यूक्लियर हमले को लेकर शुरुआती तैयारी शुरू कर दी गई। 1 मार्च महायुद्ध का छठा दिन। इसी दिन खार्किव में रूसी मिसाइल ने सबसे बड़ा हमला किया। सिटी काउंसिल बिल्डिंग को भी निशाना बनाया और कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह हो गया।
वहीं बड़ी खबर आई कि रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया, वो बम जो परमाणु बम से कम नहीं था। 2 मार्च महायुद्ध का 7वां दिन। रूस हमला करने के लिए खास तरीका अपना रहा था। एक खास तरह का क्रॉस बनाकर रूस यूक्रेन की इमारतों पर मिसाइलें दागता रहा। खार्किव में हमले में एक अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो गई। 3 मार्च महायुद्ध का 8वां दिन। रूस की सेना कीव पर कब्जे के लिए तेजी से आगे बढ़ी। 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के बेहद करीब पहुंच चुका था। वहीं यूक्रेन के चर्निहिव पर रूस ने हमला किया और रूसी सेना ने स्कूल को निशाना बनाया। 4 मार्च महायुद्ध का 9वां दिन। महायुद्ध के लिए सबसे डरावना था जब यूरोप खत्म होने से बच गया। रूस यूक्रेन के 9वें दिन सबसे बड़ा हादसा होते होते रह गया। यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया में आग लग गई थी। हालांकि हालात संभल गए। 5 मार्च महायुद्ध का 10वां दिन। आज फिर से यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। वहीं यूक्रेन भी रूसी सेना को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। और अब बारी है ग्राउंड रिपोर्ट की। रूस यूक्रेन युद्ध को कवर करने के लिए जी न्यूज के रिपोर्टर लगातार यूक्रेन के बॉर्डर के पास हैं और वहां से लगातार ऐसी खबरें बता रहे हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से सटा है। ऐसी एक स्टोरी पोलैंड की वॉर्सा से हमारे संवाददाता अमित प्रकाश बता रहे हैं कि कैसे एक गुरुद्वारे में लोगों ने शरण ली है और कैसे वो कीव से बचकर आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का जो माहौल है और उस माहौल के बीच में इस वक्त हम पहुंच गए हैं भारत से सीधा पोलैंड, और पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो। वॉर्सो में इस वक्त जहां हम हैं वहां सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद इन तस्वीरों के बारे में हम बताएंगे कि ये लोग कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, ये सब कुछ कैसे चल रहा है, वहां से भारतीयों का आना और फिर उन बॉर्डर से यहां तक भारतीयों का पहुंचना। जे सिंह साहब हमारे साथ हैं और मुख्य ग्रंथी हैं जो इस गुरुद्वारे के हैं। यूक्रेन की सीमा को पार करके यहां तक पहुंचने वाले लोग किस तरीके से यहां तक आ रहे हैं और कौन से लोग हैं? देखिए जी, अभी मीडिया में सारा यही फैला हुआ है अपने मतलब कि इंडियन स्टूडेंट्स। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पे सब इंडियंस हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स भी आए थे, आ रहे हैं, बट यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी जिनका अपना बिजनेस वहाँ पे था, कुछ काम करते थे यूक्रेन में, वो भी बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड में आए हैं। और पोलैंड ऑफ कोर्स काफ़ी मदद कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम इंडियंस को आई है बॉर्डर पे वो यूक्रेनियन की तरफ से आई है, पोलिश की तरफ से नहीं आई है। और डिस्टेंस बॉर्डर से लेके यहाँ पे वॉर्सो तक का कम से कम 3 घंटे का है। और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, या तो ये लोग अपने आप आ रहे हैं, गूगल मैप पे देखो, सबको पता है गुरुद्वारा हमेशा सबकी सेवा के लिए खुला है, तो वो पहले गूगल में देख के खुद आते हैं। यहाँ पे पोलिश लोग हैं, उन लोगों ने अपनी फ्री सेवा शुरू की हुई है। जितने भी रिफ्यूजी हैं उनको जहाँ भी पहुँचाना है, पोलिश लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों से उनको लेके आते हैं। तो कुछ एक लोग उसके कारण भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर खाली पंजाबी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे लोग हैं जो हरियाणा से हैं, जो असम से हैं, जो साउथ इंडिया से हैं। तो सब मिक्स है यहाँ पे, पूरा भारत पहुँच रहा है। पूरा भारत पहुँचा हुआ है। ये जब चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे मेन हॉल में, जहाँ पे नॉर्मली दिन के अंदर हमेशा जब आते हैं लोग तो यहाँ पे सब खाली होता है। आज आप देख रहे हैं जी, ये सारा सेंटर बना हुआ है जहाँ पे सब लोग किसी तरह अपने को मैनेज कर रहे हैं। जगह आपके सामने है, इतनी जगह नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं हम उतनी कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, ये टाइम इस वक्त कंफर्ट का नहीं है, ये हेल्प करने का है ताकि लोगों को कम से कम ठंड में जगह मिले, अगर भूखी हो तो लोग खाना मिले। आप कहाँ यूक्रेन में कौन से सिटी में थे आप? कीव सिटी में। कीव में कितने दिन पहले पहुंचे हैं? यहाँ हम 3-4 दिन पहले पहुंचे। वहाँ क्या स्थिति थी? वहाँ बहुत डेंजरस सी है ये। आप कैसे पहुंचे कीव से? आप पहले पूरी बात बताइए। हम वहाँ से कीव से हमने गाड़ी करवाई, टैक्सी करवाई और यूक्रेन के बॉर्डर, जो पोलैंड का बॉर्डर है, वहाँ पे पहुंचे। वहाँ से तो हमको 1 दिन लगा कीव से तो यूक्रेन आने का, तो वहाँ से हमको 4 दिन मतलब जूझना पड़ा वहाँ पे। इतना बॉर्डर पे हम व्यवस्था नहीं थी यूक्रेन वालों की और पोलैंड वालों की अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पे खाने पीने को और सारे रहने को अच्छा कर रहे थे। यहाँ इस गुरुद्वारे में कैसे पहुंचे? बहुत था गुरुद्वारा। कैसे पहुंचे? यहाँ पे हम फ्री चल रहा है ना, उनका टैक्सी चल रही है, मेट्रो चल रही है, अब हाँ रेलवे चल रही है, सारी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहता है इस तीन चीजों को मैनेज करना अभी फिलहाल कुछ दिनों? देखो, जो गुरु नानक की जो सिद्धांत है ना, जो विचारधारा है,
कि पूरी मानवता को प्यार करना है। तो हमारे लिए ये कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारी ये संगत है, गुरु साहब ने हमें यही बताया कि संगत परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो जो संगत ईश्वर का रूप है, यहाँ कोई कमी हमारे पास नहीं आ रही। इस तरह की मदद भारतीयों के लिए, इस तरह की मदद की व्यवस्था, इतने कम समय में ऐसी व्यवस्था जहां आप आके सुकून से रुक के ये सोच पाएं कि अब आगे क्या करना है, वो ये जगह है जहां से भारतीय अब तय कर रहे हैं कि आगे का समय अब कहां और कैसे बिताना है। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया, पोलैंड से। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.